हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल NKGS स्टडी पर। और इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक कंसेप्चुअल जो समझ होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसकी विशेषताएं, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या किस रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके पहले अगर बात करें तो हम लोग ऐसा मानते थे कि जो वैदिक सभ्यता है वही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और उसी को पुरानी सभ्यता के रूप में पढ़ा और जाना जाता था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके स्थलों का खोज हुआ, पता लगाया गया, तब से ये माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और ये जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके समकालीन इसको माना गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई या नील नदी की सभ्यता हो गई या चीन की जो सभ्यता है उसके समकालीन ही सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी लक्षण है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो काफी कुछ जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिलते हैं। तो इसीलिए कुछ विदेशी इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के लोग थे उनके कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। लेकिन अगर हमारे जो इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार, वह इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं और उनका मत ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा विकसित की गई थी। तो अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है, लेकिन मुख्य रूप से यही माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा ही विकसित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने नाम सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसके परिचय को हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके परिचय को हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका पहला नाम है, जिस नाम से काफी फेमस है। इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता से भी ये मशहूर है। एक और नाम आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि हुआ ये कि जब इस सभ्यता के बारे में पता लगा और जो इसके खोजकर्ता लोग थे उन्होंने जब इसके कुछ स्थलों को खोजना शुरू किया तो सबसे जो ज्यादा स्थल प्राप्त हुए और मुख्य रूप से जो काफी फेमस है और शुरुआती दौर में जो भी स्थल प्राप्त किए गए वो सभी सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त हुए, यहीं से स्टार्ट किया गया। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो टोटल 1500 से ज्यादा स्थल जो है इस सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही फेमस जो है चीजें, मतलब जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल जो गुजरात में स्थित है, ऐसे सभी चीजें जो स्थल है काफी फेमस है और इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती, तो कुछ जो स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, उसी का एक स्थल है जहां से खुदाई के दौरान बहुत कुछ में अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सभ्यता का यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो हम कह सकते हैं कि खोजकर्ता लोग थे जो खोज कर रहे थे, तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। यानी कि हड़प्पा नामक स्थान पे ही हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको इसके परिचय के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसके काल के बारे में। तो इसके कालखंड को यानी कि कब से ये मतलब किस समय में ये स्थित थी सभ्यता, इसके बारे में भी थोड़ा सा मतभेद है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये तो फिक्स है कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है।
इसका वजह क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आद्य ऐतिहासिक काल वो कालखंड है प्राचीन भारत का जिस समय के हमारे पास साक्ष्य मौजूद है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि अगर हम बात करें कि इस सभ्यता के बारे में जो भी हमें जानकारियां मिलती है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्राचीन चीज के बारे में अगर हमारे पास कोई भी जानकारी मिलती है तो दो रूपों से मिलता है। एक तो हमारे पास उसके कुछ पुरातत्व अवशेष मिलते हैं और एक हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। उसके आधार पर ही हमारे जितने सारे इतिहासकार हैं उन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया है। तो अगर इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो इसमें जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों में सिर्फ और सिर्फ हम उनके अनुमान पे ही इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमें लिखित साक्ष्य या जो चिन्ह मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन मतलब कांस्य एक प्रकार का धातु था, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे पूर्वज लोग थे यानी कि मानव का जो पहला पीढ़ी था, सबसे पहला पीढ़ी, उन्होंने पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे समय के अनुसार लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ, तांबे का हुआ। सबसे पहला जो धातु खोजा गया था मनुष्य के द्वारा वो तांबा था। उसके बाद और भी अन्य धातुएं धीरे धीरे समय के अनुसार खोजे जाती रही, उनका प्रयोग किया जाता रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे ज्यादा जो है कांस्य यानी ब्रॉन्ज का जो है यूज सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब इसके कालखंड को बात करें तो देखिए जॉन मार्शल जिनके नेतृत्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज शुरू हुआ था, उनके अनुसार इनका जो कालखंड है वो 3250 से लेकर 2750 BC यानी कि ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने यही बताया है। लेकिन जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है यानी कि जो हम लोग कहते हैं कार्बन टेक्नोलॉजी, कार्बन 14 टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का जो कालखंड है वो 2500 से 1750 BC के बीच का बताया जाता है। और सबसे ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त इसी पद्धति को दिया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और उस समय के जो अवशेष मिले हैं उनके द्वारा उनके कालखंड का बात किया गया है। तो आप लोग भी यही याद रख लीजिएगा। ऐसे आप जो है इसको भी याद रख सकते हैं कि जॉन मार्शल ने इसका जो समय क्या बताया है। अब अगर हम इनके खोजकर्ता की बात करें, खोज कैसे किया गया था, कब किया गया था, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1828 ईस्वी में चार्ल्स मैसल नामक एक अंग्रेज जो था, उन्होंने एक अपनी पत्रिका यानी कि एक स्टोरी टाइप का कुछ लिखा था जिसमें उन्होंने अपने पूरे जर्नी का वृत्तांत लिखा था, नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस पत्रिका में उन्होंने जो है इन एरिया में कुछ एक सभ्यता के बारे में होने का जिक्र किया था, लेकिन ना तो वो पूरी तरह से श्योर थे और ना ही उनके पास कोई प्रूफ था। बस उन्होंने बताया था कि ऐसी कोई यहाँ पे सभ्यता हो सकती है जो कि काफी पुरानी हो, लेकिन इस तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और ना ही उनके पास कोई प्रूफ था। लेकिन उसके बाद एक और घटना घटती है 1856 में, जब पाकिस्तान क्षेत्र में, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था, उस क्षेत्र में लाहौर से और बलूचिस्तान के बीच में रेलवे लाइन का जो निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस दौरान जो दो इंजीनियर कह सकते हैं आप, बर्टन बंधु जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने क्या किया कि इनको जब रेलवे पटरी बिछाने के लिए ईंटों की जरूरत हुई तो आसपास में कुछ टीलों से बहुत ज्यादा इनको ईंटों की प्राप्ति होने लगी। तो उन सभी ईंटों को इन्होंने इसी रेलवे लाइन के किनारे लगा दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहां का पुरातत्विक स्थल था उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ये जो किसी एक सभ्यता का अंग है। इनको लगा था कि कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे ईंटें रखी है, इसका प्रयोग कर लिया गया है ना। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो कोई सभ्यता थी और उसी का ये पार्ट है, तो इनको भी अफसोस हुआ होगा। लेकिन अंग्रेज थे भारत के, इनको धरोहरों को नष्ट करने में काफी मजा भी आता था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। फिर थोड़ा सा समय के बाद क्या है हुआ कि इसी दौरान 1853 से 56 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि एक ऐसी सभ्यता होने के बारे में बात आया कि भारत में कुछ ऐसी सभ्यता हो सकती है जो कि विश्व की काफी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया और खोज स्टार्ट किया, लेकिन इनको भी कोई ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि हम सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1921 में जो है
जॉन मार्शल ने, जो कि उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनके नेतृत्व में भारत के दो लोग, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी पूरा नाम है इनका, इनके नेतृत्व, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों लोगों ने जो है स्थलों का खुदाई शुरू किया और सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जॉन मार्शल, या भारतीय में अगर पूछा जाता है तो दयाराम साहनी को जो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले पहचान करने वाले, स्थल प्राप्त करने वाले, खोजने वाले व्यक्ति कौन है, दयाराम साहनी भारतीय में। और अगर पूरी तरह से पूछा जाता तो किसको कहा जाता है, क्योंकि नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, जॉन मार्शल। तो ये नाम आप याद रखेंगे दोनों। तो इस तरह से जो है भारत की एक पुरानी सभ्यता का जो कह सकते हैं कि बारे में पता चला, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस पूरी सभ्यता के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, तो इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा एरिया जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में था। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो भारत का जो एरिया है उसमें जम्मू कश्मीर में, ठीक है, एक जगह है अखनूर एक जगह है चिनाब नदी के किनारे, वहां पे एक जगह है मोंडा। ठीक है, मोंडा या कहीं पे मांडा भी लिखा गया है, प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिएगा आप लोग, मोंडा या मांडा लिखा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे, वहां से लेकर, ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षिण में तो महाराष्ट्र में, पहले ये जो एरिया है वो गुजरात तक ही माना जाता था, लेकिन बाद में और अवशेष मिला तो महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, वहां तक, यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे में महाराष्ट्र तक। और इधर हम अगर बात करें पूर्व दिशा की ओर तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीर पुल, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, वहां तक। और अगर हम पश्चिम में बात करें तो एक जगह जो अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, सतुका गेडोर। ठीक है, सतुका गेडोर जो है जगह है जो कि दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के एरिया में। ठीक है, वहां तक, यानी कि कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो एक तरह से त्रिभुजाकार एरिया माना जाता है, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसको रखा जाता है, जो कि मेसोपोटामिया नील की सभ्यता को अगर हम मिला देते हैं तो भी उतना बड़ा सभ्यता उन लोगों का नहीं था जितना कि सिर्फ अकेले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का इसका जो है साक्ष्य जो है नहीं मिला है, लिखित रूप से मिला तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आधे ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और इनके जितने सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं वो सिर्फ अनुमान के मुताबिक ही रखे जाते हैं, इसीलिए अलग अलग बुक्स में आपको कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है बताया। अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिएगा। चलिए, अगर विशेषताओं की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या विशेषताएं हैं, तो पहला विशेषता ये कहा जाता है कि ये जो है एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग अभी टाउन और गांव की बात करते हैं, उसी तरह से उस समय का जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सिटी था, शहर जैसा था, यहाँ का बनावट, यहाँ का जो नक्शा मिला है, जो अवशेष मिले वो किसी नगर के जैसे ही थे, सुव्यवस्थित रूप से। और सबसे ज्यादा फेमस जो है किस लिए, तो अपने नाली, यानी कि कह सकते जो इनमें नालियों का निर्माण किया था, यानी कि जल निकास की जो सुविधा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो इसको अन्य सभी सभ्यताओं से अलग बनाती है। इसमें जल का निकास जो है एक ग्रिड जैसा बनाकर किया जाता था, जिससे कि मतलब कहीं पे भी जल जमाव की स्थिति ना हो। तो ये भी कहते हैं लोग कि देखिए पहले के पुराने लोग कितने अच्छे थे, जो कि उनको पता था कि किस तरह से जल का निकासी करना है। और आज के टाइम पे थोड़ा सा बारिश होता था, कहीं पे भी जल जमाव की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में मानते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता। तीसरा अगर हम इसकी विशेषता को बात करें तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि युद्ध के बारे में कहीं पे कोई बात नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे जितने सारे अवशेष मिले हैं उसमें ये कोई जिक्र नहीं हुआ है कि कहीं युद्ध हुआ था किसी के बीच में, यानी कि लड़ाई झगड़े जो होते थे उस टाइम, इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। चौथा अगर हम विशेषता की बात करें तो इसमें वर्ण की बात आती है, कितने समुदायों में यह बटा हुआ था। जैसे कि हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं कि 4 वर्णों में समुदाय विभाजित था, इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है किसी को कोई साक्ष्य, लेकिन फिर भी
जो सभ्यताओं में अवशेष मिले हैं, कहीं ना कहीं नगर का एक ऊंचे टीले में मिला है और कुछ निचले भागों में मिलाया है। तो इस आधार पे लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समुदाय वो दो भागों में विभाजित था, एक उच्च स्तरीय और एक निम्न स्तरीय समुदाय में विभाजित था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला है वो एक अद्भुत चीज है, बहुत बड़ा मिला जहाँ पे स्नानागार, इसके बारे में आप लोग पता होगा, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये जितने सारे स्थल है उसके बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अभी इस वीडियो के बाद ही 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है और कैसे इसका उद्भव हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जितने सारे सभ्यताओं के, इस सभ्यता के जितने सारे स्थल हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहीं गलती हुआ है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।